हेलो दोस्तों, मैं आपका ट्यूटर मेंटर एजुकेटर संतोष कुमार अपनी नई क्लास के साथ फिर आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। क्लास शुरू करने से पहले आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक है, अभी तक मैंने वेक्टर ली अपने फिजिक्स 11 की क्लास पे। आपको वेक्टर की सारी खूबियाँ कमियाँ गिनवाई। कमियाँ बहुत ही कम है, खूबियाँ अपार हैं उसकी। आई होप आप समझ पाए होंगे। ठीक है, चलिए इसके बाद जो नया चैप्टर आता है आपके क्लासिकल मैकेनिक्स में वो होता है न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, यानी लॉ ऑफ मोशन। लॉ ऑफ मोशन समझने से पहले, जाने से पहले उसका जो सबसे क्रूशियल पॉइंट होता है वो पूरे चैप्टर में छाया रहता है, वो होता है फोर्स। बहुत तरह के फोर्स होते हैं, ठीक है, और उन सारे फोर्स का कॉम्बिनेशन करके आप बनाते हैं F इक्वल्स ma, वेयर F इज ए नेट एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी, ऑन द पॉइंट और अ सिस्टम ऑफ पॉइंट्स। ठीक है, m है नेट मास ऑफ द बॉडी, जिसके बारे में आप बात करते रहते हैं। ठीक है, और a है एक्सेलरेशन डेवलप्ड ड्यू टू द अप्लाइड फोर्सेस ऑन द बॉडी। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास अपने इस फोर्स के साथ। ठीक है, चलिए फोर्स के साथ मैं सिर्फ पहले फोर्स को डिस्क्राइब कर देता हूं आपके सामने। फोर्स होता क्या है फोर्स? तो आपके सिंपल लैंग्वेज में अभी जब आप किसी बॉडी को पुश करते हैं या पुल करते हैं तो एक फिजिकल क्वांटिटी आप क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं। सिंपली वही तो एक फोर्स है। ठीक है, लेकिन अगर फिजिक्स की भाषा में कहा जाए तो फोर्स क्या होता है? तो फोर्स इज अ वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी विच इज ट्राई टू डिस्प्लेस द पोजिशन ऑफ अ पार्टिकल और मास और ट्राइंग टू डू इट। यानी फोर्स बल वो भौतिक राशि है जो किसी वस्तु पिंड के स्थान को परिवर्तित करती है या परिवर्तन करने की कोशिश करती है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे डेफिनेशन में? डेफिनेशन में आप क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे? फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी which tries to displace a body or point like mass। ठीक है, फोर्स एक फिजिकल क्वांटिटी है, भौतिक राशि है, वेक्टर है, सदिश है, जो किसी पॉइंट मास या बॉडी के स्थान परिवर्तन के लिए क्या होता है, जिम्मेदार होता है। ठीक है, जिम्मेदार होता है। तो नोटेशन क्या होता है फोर्स का? पहले मैं नोटेशन बता देता हूं आपको। फोर्स का नोटेशन होता है आपका एन से, या इसको हम क्या पढ़ते हैं, न्यूटन। क्लासिकल मैकेनिक्स में न्यूटन साहब के अहम योगदान के लिए, उन्हें सम्मान देने के लिए हम लोगों ने क्या किया, फोर्स के यूनिट को न्यूटन कहा, और उस न्यूटन को जो नाम दिया गया वो हम लिखेंगे कैपिटल एन से। ठीक है, तो न्यूटन साहब के सम्मान के लिए क्या है, सर आइजैक न्यूटन साहब के F=ma या लॉ ऑफ मोशन जो निकाल कर उन्होंने लाया था, या आप क्या कहेंगे लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो आप पढ़ते रहते हैं। एक एप्पल को क्या किए, पौधे से गिरते हुए देखे, और उसी जगह से उन्होंने क्या कहा कि एवरी बॉडी इज अट्रैक्टेड बाय द अर्थ। ठीक है, तो उन्हीं के लिए यूज किया गया। अब मैं आपको बताने वाला हूं F=ma से पहले फोर्स की सारी क्रियाएं कितने तरह से होती हैं, कैसे कैसे लगते हैं, कब वो पुलिंग होता है, कब वो पुशिंग होता है, कब एक ही नेचर का होता है, कब डुअल नेचर का वो बन जाता है। ठीक है, तो ये समझाने से पहले मैं क्या करता हूँ, ये सब सारी चीजें हटाता हूँ, ताकि F=ma में पहुंचने से पहले मैं फोर्स के बारे में जितनी सारी भ्रांतियां, जितने सारे कंफ्यूजन आपके दिमाग में है, उसे मैं क्या करूँ, क्लियर कर पाऊँ। ओके, चलिए टाइप्स ऑफ फोर्स। टाइप्स ऑफ फोर्स, फोर्स बहुत तरह के होते हैं, फोर्स बहुत तरह के होते हैं। उसी बहुत तरह में से जो आपके क्लासिकल मैकेनिक्स में आपके लेवल में यूज हो गए, उसी सारे फोर्सेस को मैं पहले क्या करता हूं, वन बाय वन इलेबोरेट करने की कोशिश करता हूं। ठीक है, जैसे पहला लीजिए फ्रिक्शनल फोर्स। पहला क्या आपका
फ्रिक्शनल फोर्स। पहला क्या है आपका फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है, पहला आपका फ्रिक्शनल फोर्स है। अगर फ्रिक्शनल फोर्स में मैं इस फ्रिक्शनल फोर्स को या किसी भी तरह के फोर्स को आपको बता रहा हूं, इसे मैं 3 भागों में 3 कॉलम बना करके आपको इलेबोरेट करता हूं ताकि पिक्टोरियली आप समझ पाएं कि मैं आपको क्या बताना चाहता हूं, ठीक है। चलिए पहले तो मैं कहता हूं एक कॉलम को पिक्टोरियल। पिक्टोरियल में हम क्या करेंगे, कोई एक बॉडी लेंगे, ठीक है, उस पर क्या करेंगे, फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई करेंगे, दूसरे में उसका नेचर लिखेंगे और तीसरे में उसका अगर कोई मैथमेटिकल फॉर्मूला अगर है, अदर कुछ और भी चीजें उसके साथ एसोसिएटेड है, उसे मैं क्लियर करूंगा, ठीक है। तो पहला कॉलम आपका पिक्टोरियल, दूसरा कॉलम है नेचर, किस तरह का है ये आपका फोर्स, किस तरह का है ये आपका फोर्स, और तीसरा जो कॉलम होगा वो मैं ले लेता हूं आपका फॉर्मूला। अगर कोई फॉर्मूला कोई भी चीज उससे जुड़ा हुआ है, ठीक है, तो उसे मैं क्या करूंगा, आपके सामने रखूंगा, उसे मैं क्या करूंगा, इलेबोरेट करूंगा ताकि आपके पास कोई कंफ्यूजन ना रहे, आपके पास कोई कंफ्यूजन ना रहे। जैसे पिक्टोरियली देखिए, फ्रिक्शनल फोर्स जो है, मान लेते हैं ये एक वॉल है और ये आपका एक्स एक्सिस है, ठीक है। सपोज दैट वॉल में इसको वाई मानिए, यानी ये वॉल कुछ इस तरह से है, ये वॉल कुछ इस तरह से है, ठीक है, ये वॉल कुछ इस तरह से है, ये वॉल के साथ एक स्प्रिंग फिटेड है, वॉल के साथ क्या है, एक स्प्रिंग फिटेड है, और ये स्प्रिंग एक मास के साथ यहां बंधा हुआ है। इस मास को आप एम बोलिए, इस मास को आप क्या बोलिए, एम बोलिए। किसी भी स्प्रिंग का एक स्प्रिंग कांस्टेंट होता है जो लेबोरेटरी के द्वारा डिसाइड किया जाता है, यानी किसी मटेरियल से जब वो स्प्रिंग बना तो उसकी टेस्टिंग लेबोरेटरी होती है और लेबोरेटरी सर्टिफाई करते हैं उस स्प्रिंग का कांस्टेंट क्या होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, स्प्रिंग कांस्टेंट कहते हैं। तो मान लेते हैं इसका कोई स्प्रिंग कांस्टेंट है, नोटेशन के से देते हैं, एक स्प्रिंग है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट के है जो मास m के साथ अटैच है, पर ये स्प्रिंग नेचुरल पोजीशन में है, यानी अगर स्प्रिंग का लेंथ ओरिजिनल ये है तो इस फिगर में ये इतना ही ओरिजिनल है, ठीक है, मैंने इसमें कोई चेंज नहीं किया है, यानी L0 क्या है आपका, L0 है नेचुरल लेंथ, नेचुरल लेंथ ऑफ स्प्रिंग। स्प्रिंग का जो नेचुरल लेंथ है, यानी ना मैंने उसे कंप्रेस किया है, ना उसे दबाया है, ना ही उसे इलोंगेट किया है, जो है उसका ओरिजिनल लेंथ L0 मैंने कहा, L0 आपका नेचुरल लेंथ है। इस तरह से अगर एक पॉइंट स्प्रिंग का यहां लगा हुआ है, एक पॉइंट स्प्रिंग का मास के साथ लगा हुआ है और मास किसी सरफेस पे रखा हुआ है, तो अगर आप F स्प्रिंग FS बोलते हैं स्प्रिंग फोर्स को, तो यहाँ FS क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा इस पोजीशन में। तो मैं सारी चीजें यहाँ लिखता हूँ। नेचर क्या है इसका, इस अवस्था में FSP क्या हो गया, 0 हो गया, क्योंकि स्प्रिंग ना तो इलोंगेट हुआ है ना ही कंप्रेस हुआ है, सिंपली एक सिरा वॉल के साथ है, दूसरा सिरा इस बॉडी के साथ है, नेचुरल पोजीशन में है। अगर नेचुरल पोजीशन पर है तो ये स्प्रिंग उस बॉडी मास m पर कोई फोर्स नहीं लगा रहा है, इसका ये मतलब हुआ है, इसलिए मैंने लिखा FSP इक्वल टू क्या, 0, यानी स्प्रिंग फोर्स ऑन दिस बॉडी इक्वल्स 0, ठीक है। वेयर के क्या है, मैं बता देता हूं, के क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट, और इसका यूनिट क्या होता है, न्यूटन पर मीटर, न्यूटन पर मीटर, SI में लिखेंगे तो इसका न्यूटन पर मीटर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब इस स्प्रिंग के साथ हम थोड़ा सा छेड़छाड़ करने वाले हैं। क्या छेड़छाड़ करेंगे, देखिए दूसरे फिगर में, दूसरे फिगर में देखिए आप, ये है आपका x, ये है y, ये है ग्राउंड, ये है वॉल, ठीक है। अब क्या करते हैं, इस बॉडी को थोड़ा सा हम एक्स एक्सिस की तरफ, आई कैप की तरफ, यूनिट वेक्टर एक्स एक्सिस में आई कैप बोलते हैं आप, उसकी तरफ क्या करते हैं, डिस्प्लेस करते हैं। कहने का मतलब इसका जो ये सिरा है, ये सिरा यहां पर है, लेकिन अब ये बॉडी को हम मान लीजिए डिस्प्लेस करके कहां लेके चले गए, यहां लेके चले गए, बॉडी को डिस्प्लेस करके कहां चले गए, यहां, लेकिन ये जो स्प्रिंग है आपका इसके साथ अटैच है, यानी इस बार क्या होगा, स्प्रिंग इलोंगेट हो गया, इसका कांस्टेंट के है इसके साथ लगा हुआ, ठीक है, इलोंगेट हो गया, कहां से कहां गया, देखिए ये पोजीशन पहले यहां पर था, अब ये पोजीशन इसका एज यहां चला गया, यानी अगर x ये है, ठीक है,
एक्स से आपने क्या कर दिया, स्प्रिंग को इलोंगेट कर दिया, लंबा कर दिया। इन्होंने बॉडी को आपने पकड़ा, स्प्रिंग का ये सिरा यहीं पर है, इसको खींच के यहां तक ले आए। कितना खींचे, एक्स खींचे। आपने कितना इलोंगेट किया इसको, L0 नेचुरल पोजीशन था, अब आप इसको खींच के कहां ले गए, एक्स को और आई किए। तो इसका मतलब है इस एज से लेकर के यहां तक का जो लेंथ हो गया वो कितना हो गया, L0 प्लस एक्स हो गया। हाँ या ना, देखिए L0 प्लस एक्स हो गया, L0 प्लस एक्स हो गया। अब देखिए जब आपने इसे खींच के इधर रखा तो ये जो स्प्रिंग है इस पर ये जो फोर्स लगाएगा वो किधर लगाएगा, इस तरफ लगाएगा। फोर्स किधर लगाएगा, एफ किधर लगाएगा, इधर लगाएगा। ठीक है, आप समझ गए मेरी बात कि स्प्रिंग कांस्टेंट है जो बॉडी एम के साथ लगा हुआ है, हमने इसे क्या कर दिया, इलोंगेट कर दिया, लंबा कर दिया खींच करके। अब ये जो स्प्रिंग है उसको क्या करेगा, इधर खींचना चाहेगा। स्प्रिंग जो है क्या करना चाहेगा, इधर खींचना चाहेगा। इसी को मैंने एफएसपी कहा, स्प्रिंग फोर्स एफएसपी कहा। अगर नेचर में जाइएगा तो इसका नेचर कैसा होगा, देखिए पुलिंग नेचर का हो गया। नेचर क्या हो गया इसका, यहां पर क्या नेचर बना इसका, पुल कर रहा है, यानी एम को क्या कर रहा है, ये पुल कर रहा है, पुल करके खींचना चाहता है। देखिए अपनी तरफ स्प्रिंग आपको अपनी तरफ करके खींचना चाहता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका, और इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा यहाँ पर एफ एस पी जो होगा वो होगा K इंटू एक्स, K इंटू एक्स होगा। वेयर K इज द स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ द स्प्रिंग और x क्या है, इलोंगेशन ऑफ द स्प्रिंग। x क्या है, इलोंगेशन ऑफ द स्प्रिंग। S क्या है, इलोंगेशन ऑफ द स्प्रिंग है। x से आपने स्प्रिंग को क्या कर दिया, इलोंगेट कर दिया, लंबा कर दिया, और यही x जिम्मेदार है स्प्रिंग फोर्स एफएसपी डेवलप करने के लिए इस पर। ठीक है, और इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, अगर आप, क्योंकि ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो लेफ्ट साइड में अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो राइट साइड में वेक्टर क्वांटिटी होनी चाहिए। लेकिन kx क्या है, स्केलर है, तो उसको आप वेक्टर देना पड़ेगा आपको। लेकिन ये फोर्स किधर जा रहा है, x i कैप अगर आप इधर मान रहे हैं तो डेफिनेटली माइनस आई कैप इधर होगा, आई कैप अगर इधर है तो माइनस आई कैप इधर होगा। तो इसको आप क्या कर सकते हैं, माइनस आई कैप कर सकते हैं। यानी जो आपका पुलिंग नेचर का जो स्प्रिंग फोर्स है वो किधर लग रहा है, टुवर्ड्स द बॉल, मास एम पर टुवर्ड्स दिस बॉल, ये एफएसपी लग रहा है। तो ये हो गया आपका क्या, एफएसपी यहां पर क्या था, 0 था फॉर्मूला के तौर पर। देखिए तीसरा अगर आप चलना चाहते हैं, तीसरा अगर पकड़िए, तीसरा सेम टू सेम, देखिए ये यहां हो गया, ये है गया, आप x मान लीजिए, ये y है आपका, और इस बार हम क्या करेंगे, ये एज यहां पर ध्यान दीजिए, ये एज देखिए इसका, ये एज है, इस बार हम इसको थोड़ा सा कंप्रेस कर दे रहे हैं, थोड़ा सा क्या कर रहे हैं, इसको स्प्रिंग को कंप्रेस कर रहे हैं। यानी ये एज अब यहां आ गया, तो ये हो गया आपका, मान लीजिए ये x है, तो x से क्या कर दिए, कंप्रेस कर दिए, धक्का देके कंप्रेस कर दिए, और ये स्प्रिंग ऐसे लगा हुआ है इसके साथ। ठीक है, तो इस बार क्या होगा, एफएसपी क्या होगा, इधर मूव करेगा। अगर आप स्प्रिंग को इसे दबा दीजिएगा तो स्प्रिंग क्या चाहेगा, इस बॉडी एंड को क्या चाहेगा, राइट साइड में आपके एक्स एक्सिस की तरफ क्या करेगा, धक्का देना चाहेगा। तो इस बार नेचर इसका क्या हो जाएगा, इस बार आपका नेचर क्या हो जाएगा, पुशिंग नेचर हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, पुशिंग नेचर हो जाएगा, इसका पुशिंग नेचर हो जाएगा आपका। और आपका जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, एफएसपी क्या बनेगा, K इंटू एक्स। आपने कितना से कंप्रेस किया है, इस x से, नेचुरल पोजीशन पर यहां था, आपने x से इसको क्या कर दिया, कंप्रेस कर दिया। अब ये जो स्प्रिंग है इस पर किधर लगाएगा, एक्सिस की तरफ एक फोर्स लगाएगा। आप ही सोचिए, देखिएगा इसे दबा किधर रखिएगा तो ये स्प्रिंग क्या करेगा, इसको धक्का देके उधर ठेलना चाहेगा। तो आप kx यानी x इज क्या हो गया, कंप्रेशन ऑफ द स्प्रिंग। ठीक है, और इसमें क्या होगा, इस बार डायरेक्शन आई कैप हो जाएगा, किधर जा रहा है, ये आई कैप की तरफ जा रहा है। वेल एक्स क्या हो जाएगा आपका, कंप्रेशन, वेल एक्स क्या होगा इसका, कंप्रेशन, कंप्रेशन ऑफ द स्प्रिंग हो जाएगा। आपने स्प्रिंग को एक्स से क्या कर दिया, कंप्रेस कर दिया। इसका मतलब है स्प्रिंग फोर्स का दो नेचर होगा, कभी ये पुलिंग नेचर का होगा और कभी पुशिंग नेचर का होगा। जब आप इस स्प्रिंग को इलोंगेट कर दीजिएगा तो स्प्रिंग अपने तरफ इसको क्या करेगा, पुल करना चाहेगा, और जब आप इसको कंप्रेस कर दीजिएगा तो स्प्रिंग क्या करना चाहेगा, पुश करके बॉडी को अपने से अवे करना चाहेगा। तो हम बात कर रहे थे एम पे लगने वाले फोर्स की। तो पहला कंडीशन, जब स्प्रिंग नेचुरल पोजीशन में है
उसके साथ हमने कोई छेड़छाड़ नहीं की, तो उसका मतलब स्प्रिंग फोर्स कितना है, 0 है। दूसरा कंडीशन, जब मैंने स्प्रिंग को क्या किया, इलोंगेट कर दिया, लंबा कर दिया, तो स्प्रिंग क्या करेगा, अपने तरफ खींचेगा, यानी बॉडी एंड पे जो फोर्स का नेचर होगा वो क्या होगा, पुलिंग नेचर का होगा। और तीसरा, जब स्प्रिंग कांस्टेंट हुआ तो स्प्रिंग धक्का देकर के अपने से दूर करना चाहेगा उस बॉडी एंड को, और यहाँ पर जो नेचर हो जाएगा वो पुशिंग होगा। तीनों का फॉर्मूला आपके सामने है। चलिए, एक फोर्स के बारे में आप आई होप समझ गए होंगे। इसके बाद हम दूसरे तरफ के फोर्स में चलते हैं। चलिए, मैं इसे यहाँ पर पहले निकाल देता हूँ, ठीक है। ये सब कुछ यहाँ से यहाँ रहने देता हूँ, ये हटा देता हूँ इसको। ये मैंने हटा दिया यहाँ पर से, ठीक है। फिर से आप हम कहाँ चल रहे हैं, इस बार मैं टेंशन फोर्स की तरफ चल रहा हूँ। एक तरह का फोर्स मैंने आपको बता दिया स्प्रिंग फोर्स, दूसरा तरह का जो फोर्स होगा वो टेंशन का फोर्स होगा। और टेंशन का जो फोर्स लगता है वो किसी कारण लगता है, रोप अगर आप देखें, रस्सियां जो होती हैं वो क्या करती हैं, टेंशन क्रिएट करती हैं। थ्रेड, रस्सी, इस तरह की जो चीजें होती है वो क्या करती हैं, टेंशन क्रिएट करती हैं, टेंशन देती हैं, ठीक है, टेंशन देती हैं। तो उसी तरह से हम क्या करेंगे, अब टेंशन के बारे में जानना शुरू करेंगे, ठीक है। चलिए, दूसरा है आपका टेंशन फोर्स। दूसरा क्या आपका टेंशन फोर्स है। फिर उसी तरह से पिक्टोरियल डायग्राम मैं लूंगा, नेचर बताऊंगा और फॉर्मूला लिखूंगा, ठीक है। चलिए देखिए, जैसे ये ग्राउंड है आपका, ये ग्राउंड है, इधर मान लीजिए आपका एक्स एक्सिस है, यहाँ पर एक बॉडी रखा हुआ है, यहाँ पर एक बॉडी एम का मास का बॉडी रखा हुआ है, और ये कोई बंदा है, ये क्या है, कोई बंदा है, और ये बंदे ने इसे क्या कर रखा है, इसके इस रस्सी को अपने हाथ से बांध के रखा है, ठीक है। और इसे क्या कर रहा है, खींच रहा है अपनी तरफ, खींच रहा है अपनी तरफ, ठीक है। तो यहाँ पर एक टी से डिनोशन देंगे, जिसको हम टेंशन फोर्स बोलेंगे, ठीक है। टी से एक डिनोशन देंगे, तो ये हमेशा क्या होता है, ऑलवेज पुलिंग नेचर होता है। नेचर इसका क्या होगा, पुलिंग होगा, यानी टेंशन का जो फोर्स होगा वो हमेशा अवे फ्रॉम द बॉडी होगा। जिस बॉडी के पर हम लगने वाले फोर्सेस के बारे में बात कर रहे हैं, जिस बॉडी पर हम लगने वाले सारे फोर्सेस के बारे में बात कर रहे हैं, उस बॉडी पर ये टेंशन फोर्सेस ऑलवेज हमेशा क्या होगा, पुलिंग नेचर का होगा। आपने किसी थ्रेड को नहीं देखा होगा कि थ्रेड किसी बॉडी से बंधा हुआ है और थ्रेड को धक्का मारेंगे तो वो बॉडी भी आगे की तरफ जाएगी, नहीं। आप हमेशा क्या कीजिएगा, बॉडी को खींचने के लिए क्या कीजिएगा, वो रस्सा, रोप जो भी आपने उसके साथ टाइप करके रखा है उसे जब आप खींचिएगा तभी बॉडी आपकी तरफ आएगी। यानी टेंशन हमेशा पुलिंग नेचर का होता है, अवे फ्रॉम द बॉडी होता है। टेंशन हमेशा पुलिंग नेचर का होता है, और अवे फ्रॉम द क्या होता है, अवे फ्रॉम द बॉडी होगा, अवे फ्रॉम द बॉडी होगा, अवे फ्रॉम द बॉडी होगा। एक ये हो गया। दूसरा, आपने कभी कभी देखा होगा कुआं वगैरह में क्या होता है, पुली लगाया जाता है। ये ध्यान दीजिए, कुएं में लगा हुआ पुली है, ठीक है, ये कुएं में लगा हुआ पुली होता है, ये किसी बेस से बंधा हुआ रहता है ये, और यहाँ पर ये क्या रहता है, बियरिंग लगी होती है। बियरिंग के थ्रू क्या होता है, ये रोटेट करता है। ये बियरिंग के थ्रू क्या करेगा, रोटेट करेगा, इस तरह से रोटेट करेगा या इस तरह से रोटेट करेगा। इसी में मान लीजिए आपका एक क्या है, मास एम बंधा हुआ है, मास एम बंधा हुआ है। इधर से आप इसे क्या कर रहे हैं, खींच रहे हैं, इधर से आप क्या कर रहे हैं, खींच रहे हैं। जैसे आप इसे इधर से इधर खींचेगा, ये बॉडी किधर जाएगा, ऊपर जाएगा, ये बॉडी क्या करेगा, ऊपर जाएगा। और ये जो थ्रेड है इसमें क्या डेवलप होगा, टेंशन डेवलप होगा। यहाँ भी देखिए, ये टेंशन है वो अवे फ्रॉम द बॉडी है, टेंशन कभी भी धक्का नहीं देगा, अपनी तरफ खींचेगा, ये अवे फ्रॉम द बॉडी है, अवे फ्रॉम द बॉडी है। तो ये आपका एक पुली का एग्जांपल, और ये मास केप्ट ऑन द सरफेस का ये एक उदाहरण हुआ जिसमें मैंने आपको ये दिखाया। यहाँ फॉर्मूला में अभी आपके लिए टेंशन बताने लायक कुछ चीज नहीं है, बस ये डिनोशन है इसका क्या है, ये डिनोशन है, ठीक है, डिनोशन है। यही डिनोशन लॉ जब हम मोशन लगाएंगे, एम में लगाएंगे, तो टेंशन, फ्रिक्शन, नॉर्मल सारे को आपको क्या करेंगे, इलेबोरेट करके हम आपको दिखाएंगे। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये छोटा सा था, ज्यादा इसमें कुछ बताने लायक नहीं है, बस इसको हटा करके मैं आगे बढ़ता हूँ। 1 बाय 1 सारे फोर्सेस को आपको क्या कर रहा हूँ, क्लियर कर रहा हूँ। बस मेरा मकसद यही है कि आप सारे फोर्सेस को समझें
और ये समझें कि फोर्सेस लगते किधर हैं, किस डायरेक्शन में लगते हैं, यही बात है। ये सिर्फ आपके जो जनरल नॉलेज होते हैं, जिसको बोलते हैं इंटेलिजेंस क्वेश्चन, आईक्यू का जो लेवल होता है, वही सारी फिजिक्स में अगर आप अप्लाई कीजिएगा तो आपको एक्स्ट्रा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप जानते हैं कि रस्सी क्या करता है, हमेशा अपनी तरफ खींचता है, स्प्रिंग क्या करता है, कभी खींचता और कभी धकेलता है। इसी कड़ी में अगला जो फोर्स है, इसी कड़ी में अगला जो फोर्स है उसको चलिए हम बोल देते हैं नॉर्मल फोर्स। एक नया फोर्स है जिसको हम क्या बोले, नॉर्मल फोर्स। एक नया फोर्स जो है वो आपका नॉर्मल फोर्स। नॉर्मल फोर्स देखिए, एक सरफेस है, इसको एक्स एक्सिस बोल देते हैं, ये अर्थ सरफेस बोलिए, टेबल बोलिए, कुछ भी बोलिए, एक सरफेस है जिस पर एक बॉडी रखा हुआ है, एम मास का एक बॉडी रखा हुआ है, ठीक है। अब देखिए नॉर्मल फोर्स होता क्या है, किसी सरफेस के द्वारा लगाया गया फोर्स, और ये आप हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ये हमेशा क्या होगा, परपेंडिकुलर टू द सरफेस होगा। तो हमेशा क्या होगा, परपेंडिकुलर टू द सरफेस, परपेंडिकुलर टू द सरफेस होगा, ठीक है। इसी का भी ध्यान दीजिए, अगर कोई वेज है, मान लीजिए तिरछा है, कोई लकड़ी का टुकड़ा है, तिरछा तख्ता टाइप का, मान लीजिए लकड़ी का कोई टुकड़ा है, तिरछा तख्ता टाइप का मान लीजिए, जिसे आप देखिए ये देखिए जो कॉपी है, इसका जो ये सरफेस है, अगर ये वाला एग्जांपल इसको समझिए आप, ये जो मास m है ये सरफेस पे रखा हुआ है, ठीक है। इस पर लगने वाला फोर्स कैसा हुआ, इस तरह से होगा, इस डायरेक्शन में अपवर्ड, इस डायरेक्शन में अपवर्ड। लेकिन यही सरफेस को अगर मैं टिल्ट कर दूं, थोड़ा टेढ़ा कर दूं, देखिए ये वाला जो सरफेस है वो थोड़ा टेढ़ा हो जाए, यानी ऐसे हो जाए, ठीक है, या ऐसे हो जाए, उस पर जब ये रखाएगा, ठीक है, इस तख्ते पे जब ये रखाएगा, तब इस बार फिर ये नॉर्मल फोर्स कैसा होगा, इस सरफेस पर नॉर्मल, इस सरफेस जिस सरफेस पर ये रखा हुआ बॉडी है उस पर ये नॉर्मल, ठीक है। यानी इसके साथ और इसके साथ एंगल कितना है, 90 डिग्री, इसके साथ और इसके साथ एंगल कितना है, 90 डिग्री, ठीक है। तो फिर यहाँ पर अगर आप एक मास रखते हैं, मास m रखते हैं, मान लीजिए तख्ता थीटा से एलिवेटेड है, तो इस पर लगने वाला जो फोर्स होगा वो n इस तरफ होगा, यानी इसके साथ कितना है, 90 डिग्री का कोण है, ठीक है। नॉर्मल का मतलब ये होता है कितना, 90 डिग्री का कोण। तो ये परपेंडिकुलर टू द सरफेस होगा, परपेंडिकुलर टू द सरफेस होगा। इसका डिनोशन हम रखेंगे n, इसका डिनोशन क्या रखेंगे, n रखेंगे, इसका डिनोशन हम n रखेंगे। चलिए 3 तरह का फोर्स हो गया। अब आते हैं अगले फोर्स की तरफ, अगला जो फोर्स है मैं ले रहा हूं वो है फ्रिक्शनल। काफी क्रूशियल नेचर का ये फोर्स होता है, हमेशा धोखा देगा आपको, वो अपने डायरेक्शन को लेकर के हमेशा आपको क्या करेगा, चौंकाने की कोशिश करेगा, ठीक है। वो आपको हमेशा क्या करेगा, चौंकाने की कोशिश करेगा, दिग्भ्रमित करने की कोशिश करेगा, कंफ्यूज करने की कोशिश करेगा, इस तरह का फोर्स, ठीक है। थोड़ी सी आज गर्मी है इसलिए पसीने से परेशान हूं, आई होप आप डोंट अंडरस्टैंड इट। फ्रिक्शनल फोर्स आपका जो नया है वो क्या है, फ्रिक्शनल फोर्स है। फ्रिक्शनल फोर्स क्या है, घर्षण बल। एक सरफेस जिस पर दूसरी बॉडी रखी हुई है, अगर ये सरफेस मान लीजिए फिक्स है और इसे अगर हम ऊपर वाले जो ब्लॉक है, मास है, उसको अगर हम पुश करें तो उधर जाएगा। ये ब्लॉक को अगर मैंने इधर पुश किया तो उधर जाना चाहेगा। लेकिन इसके और इसके बीच में जो सरफेस है, कॉन्टैक्ट सरफेस जिसको बोलते हैं, इसके और इसके बीच में जो कॉन्टैक्ट सरफेस है, यानी इसका सरफेस और इसका सरफेस जब कॉन्टैक्ट में आया तो जो कॉन्टैक्ट सरफेस है, तो इसका कॉन्टैक्ट इसको क्या करेगा, आगे जाने से क्या करेगा, रोकेगा। यही है फ्रिक्शनल फोर्स। जैसे आप अर्थ पर चलते हैं, आप जब गाड़ी चलाते हैं, तो कौन सा ऐसा फोर्स है जो रिस्पॉन्सिबल होता है आपके आगे बढ़ने में, तो डेफिनेटली वो जो फोर्स होता है वो क्या होता है, फ्रिक्शन फोर्स होता है। जब भी आप चलते हैं जूते पहनकर या खाली पैर चलते हैं, बैक फुट होते हैं या जूते पहने होते हैं, जब भी आप किसी सरफेस पर चलते हैं, अर्थ पे चलते हैं, तब क्या होता है, एक फ्रिक्शनल फोर्स आप पर काम करता है, वो भी आपके मोशन के वो आगे की तरफ ले जाता है, ठीक है। तो फ्रिक्शनल फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल टू वॉक ऑन अर्थ, ठीक है। तो चलिए ये फ्रिक्शनल फोर्स कुछ इस तरह से होगा। जैसे मान लीजिए कोई एक सरफेस है, ये एक प्लेन सरफेस है, ठीक है, ये क्या है, एक प्लेन सरफेस है, ये एक प्लेन सरफेस है, लेकिन इसका जो सरफेस है ये रफ है। ये सरफेस क्या है, रफ है, स्मूथ नहीं है। जब स्मूथ नहीं है तो इसमें एक हम क्या करते हैं, न्यू फ्रिक्शन कोएफिशिएंट को क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। ये क्या है,
फ्रिक्शन कोफिशिएंट है। ये क्या है आपका म्यू क्या है उस सरफेस के लिए क्या है फ्रिक्शन कोफिशिएंट है। जब फ्रिक्शन के वाले चैप्टर में हम जाएंगे तो हम आपको बताएंगे कि म्यू क्या क्या होता है, स्टैटिक नेचर का होता है, डायनामिक नेचर का होता है और लिमिटिंग नेचर का होता है। 3 तरह का नेचर होता है फ्रिक्शन का और वो नेचर म्यू के साथ किस तरह से रिलेट करता है वो उसी के अनुसार से आगे बढ़ता है और इसकी जो वैल्यू होती है उसका एक लिमिट होता है। सब कुछ मैं आगे बताऊंगा, फिलहाल इतना ही कि ये म्यू एक फ्रिक्शन कोएफिशिएंट होता है किसी सरफेस के लिए और उसकी वैल्यू 0 और 1 के बीच में क्या करती है लाई करती है, फ्लक्चुएट करती रहती है। म्यू इक्वल टू 0 का मतलब होता है वो सरफेस बिल्कुल क्या है स्मूथ है, उसमें कोई फ्रिक्शन नहीं है और 1 का मतलब होता है वो सरफेस मैक्सिमम क्या है रफ है, वो सरफेस ज्यादा से ज्यादा रफ है। यानी अगर बात करें मैथमेटिकल टर्म में क्या यहाँ पर आपको मैं समझाना चाहूंगा म्यू का मतलब होता है क्या फ्रिक्शनल कोएफिशिएंट। म्यू क्या आपका फ्रिक्शनल कोएफिशिएंट है, म्यू क्या आपका फ्रिक्शनल कोएफिशिएंट है। वैल्यू कहां से कहां तक लाई कर रही है इसकी म्यू की वैल्यू कहां से कहां तक 1 और 0 के 1 में लाई कर रही है। ठीक है म्यू 0 का मतलब क्या होगा म्यू बराबर 0 का मतलब होगा सरफेस फ्रिक्शनलेस। सरफेस क्या है आपका फ्रिक्शनलेस है, घर्षण रहित जो सरफेस होगा ठीक है उसमें म्यू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा और म्यू डज नॉट इक्वल टू 0 यानी 0 से अलग कुछ म्यू की वैल्यू है सरफेस में तो वो सरफेस क्या होगा रफ होगा, वो सरफेस क्या होगा आपका रफ होगा, वो सरफेस क्या होगा रफ होगा। ठीक है वो सरफेस क्या होगा रफ होगा, वो सरफेस आपका रफ होगा। किसी सरफेस के बारे में इमेजिन कीजिए अगर वो सरफेस स्मूथ हो जाए जैसे ऑल अबाउट बर्फ की आपकी सीढ़ी देखते हैं आइस का जो आपका ब्लॉक होता है उस पर आप कभी चढ़ने की कोशिश कीजिएगा तो उस पर आप चल नहीं पाएगा। उसका मेन रीजन यही होता है कि आपको चलने के लिए आपको अपने स्थान परिवर्तन करने के लिए जो चीज जिम्मेदार है जो रिस्पॉन्सिबल है वो फ्रिक्शन होता है। और जब आप बर्फ के किसी ब्लॉक पर चलने की कोशिश कीजिएगा क्योंकि वो ब्लॉक जो है वो सरफेस फ्रिक्शन लेस है इसलिए आप क्या होगा आपको कोई फोर्स नहीं मिलेगा आगे फॉरवर्ड करने के लिए बढ़ने के लिए तो आप उस पर क्या करिएगा चल नहीं पाइएगा। ठीक है चलिए मान लीजिए कोई एम ब्लॉक है सरफेस पे रखा हुआ है जो सरफेस रफ है फ्रिक्शन कोएफिशिएंट समथिंग है उसका म्यू ठीक है इसका फ्रिक्शन कोएफिशिएंट म्यू समथिंग है। मान लीजिए कोई फोर्स आप इस पर लगा रहे हैं ठीक है फोर्स आप इस पर लगा रहे हैं तो बॉडी तो मूव इधर करना चाहेगा। एक बॉडी जो सरफेस पे रखा हुआ है अगर कोई फोर्स इस पर लगा रहे हैं तो बॉडी क्या करेगी इधर मूव करना चाहेगी लेकिन जैसे ही ये इधर मूव करना चाहेगी इसका जो सरफेस है वो इस पर एक फ्रिक्शन फोर्स एफ लगाएगा वो क्या करेगा फ्रिक्शन फोर्स एफ लगाएगा। ठीक है जैसे ही बॉडी इधर मूव करना चाहेगी ये जो सरफेस है इस बॉडी को बोलेगा नहीं मैं आपको आगे बढ़ने नहीं दूंगा। ये क्या बोलेगा नहीं मैं आपको इतनी आसानी से तो आगे बढ़ने नहीं दूंगा। तो क्या करेगा जैसे ही ये अराइज होगा ये नीचे से अराइज होगा जैसे ही ये एफ मान लीजिए बहुत छोटा एफ लगाते हैं एकदम छोटा सा फोर्स हल्का सा टच करते हैं एफ आर क्या होगा थोड़ा सा आगे बढ़ेगा जैसे ही एफ आर और बढ़ाएगा तो एफ आर और आगे बढ़ेगा। एक लिमिट आएगा जब एफ जो होगा एफ आर से क्या हो जाएगा ज्यादा होगा और जैसे ही एफ आर से ज्यादा होगा ये बॉडी इधर मूवमेंट देना शुरू करेगी क्योंकि रिजल्टेंट फोर्स तब क्या करेगा बॉडी पर इस डायरेक्शन में लगना शुरू हो जाएगा। तो व्हेनेवर एफ बिकम्स ग्रेटर देन एफ आर बॉडी विल मूव टुवर्ड्स एक्स एक्सिस कहने का मतलब इसका नेचर क्या होगा ऑलवेज अपोजिट द मोशन ऑफ द कंसीडर्ड बॉडी। ये जो एफआर होगा वो हमेशा क्या करेगा मोशन का क्या करेगा विरोध करेगा अपोज करेगा तो ये इसे बढ़ने से रोके आगे बढ़ने से क्या करेगा रोकेगा। जस्ट लाइक वैसा ही अगर मान लीजिए कोई वेज है इस तरह से जो थीटा अभी जिसे मैंने कॉपी नोटबुक लेकर के उस पर एक ब्लॉक रख कर आपको दिखाया मान लीजिए यहाँ पर है ठीक है यहाँ पर ये मास एम है। अगर ये बॉडी इधर मूव करना चाहेगी ये बॉडी क्या करेगी क्योंकि वेज पर है इस पर डालें तो ये बॉडी कितना चाहेगी स्लिप करना चाहेगी डाउनवर्ड आना चाहेगी। अगर इसका कोई म्यू 0 के बराबर नहीं है यानी सरफेस
रफ है तब ये क्या होगा, ये जो सरफेस है अंदर वाला, ये बॉडी इधर मूव करना चाहिए, अंदर का सरफेस Fr इधर लगेगा, यानी इस तरफ आपका Fr फ्रिक्शन लगना शुरू हो जाएगा। अगर हम इसके फोर्स फॉर्मूले की बात करेंगे तो Fr इक्वल टू क्या लिखेंगे, फ्रिक्शनल फोर्स Fr इक्वल टू क्या लिखेंगे, म्यू इंटू एन, वेयर म्यू इज द कोफिशिएंट ऑफ द सरफेस, रफ सरफेस, एंड एन इज द नॉर्मल फोर्स। म्यू क्या आ जाएगा यहां पर, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, म्यू क्या आ जाएगा आपका, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, और एन क्या आ जाएगा आपका, नॉर्मल फोर्स, जो थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया, तो ठीक है। तो आप समझ गए होंगे फ्रिक्शनल फोर्स के बारे में भी समझ गए होंगे अब क्या होता है ये, ठीक है। एक दो फोर्सेस और है उसे मैं बता दूं, उसके बाद आपका जो काम चलने वाला सारे फोर्सेस है उससे आप क्या हो जाएंगे, परिचित हो जाएंगे, ठीक है, उससे आप परिचित हो जाएंगे। चलिए पहले मैं ये हटा देता हूं, ठीक है, उसके बाद ये सारी चीजें हटाता हूं यहां से। अगर आप फोर्सेस को एक नजर में देख लेंगे, समझ लेंगे, तो जब मैं आगे आपको क्लासिकल मैकेनिक्स में लॉ ऑफ मोशन पढ़ाऊंगा, एपिसोड में हमें ज्यादा यूज करूंगा मैं, तो उस एफ में कौन कौन से सारे फोर्सेस, वो जो फोर्स है एफ इक्वल्स एम में, एफ जो फोर्स है वो इन सारे फोर्सेस का क्या होगा, कॉम्बिनेशन होगा। किसी बॉडी पर अगर हम सारे तरह के फोर्सेस को एनालाइज करेंगे तो उस बॉडी का एक फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे और उन सारे फोर्सेस को हम वन बाय वन उसको क्या करेंगे, डिनोट कर देंगे, इंगित कर देंगे। उसके बाद हम लगाएंगे एफ इक्वल टू एम ए, कभी इसको वेक्टर फॉर्म में और कभी इसको प्रोजेक्शन फॉर्म में, ठीक है। एक दो इक्वेशन आएंगे, जितने इक्वेशन आएंगे उतने अननोन होंगे, और उसके बाद हमारा क्या होगा, इक्वेशन सॉल्व होकर आपको रिजल्ट दे जाएगा, ठीक है। इसके बाद आते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण का बल। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या था, गुरुत्वाकर्षण का बल था। न्यूटन साहब एक पेड़ के नीचे बैठे हुए थे कॉलेज के दिनों में, कॉलेज की समर की वैकेशन थी, एक पेड़ के एप्पल के पेड़ के नीचे बैठे हुए थे, आपने सभी ने कहानियां सुनी होंगी, ठीक है। उस पेड़ पर से एक फल गिरा और फल अर्थ की तरफ आके टकराया, तो उन्होंने सोचा कि जो फल जो टूटा वो अर्थ पर ही क्यों आया, अवे फ्रॉम अर्थ क्यों नहीं चला गया, दूसरे ग्रह की तरफ क्यों नहीं आकर्षित हुआ। तो चलिए ये रहा आपका अर्थ, ये क्या है आपका अर्थ है, मानते हैं इसका मास क्या है, कैपिटल एम, मास क्या है, कैपिटल एम है। मैं सारी चीजें लिखूंगा फिलहाल, पिक्टोरियल डायग्राम ये है और रेडियस आर। आप जानते हैं अर्थ कमोबेश एक स्फीयर की तरफ है, एक स्फीयर है, लार्ज स्फीयर है, जिसका रेडियस मैंने कैपिटल आर माना, उसका मास मैंने एम माना, उसका मास मैंने एम माना। अगर हम इसके वैल्यू के बारे में बात करें तो एम हो गया आपका 6 × 10⁴ kg। सोच के देखिए कितना भारी है, 6 × 10⁴ kg। 6 पे 24 को जीरो चढ़ाएगा उतने केजी के बराबर है ये अर्थ। और इसका जो रेडियस होता है वो होता है 6400 किलोमीटर। 6400 किलोमीटर का ऐसा क्या है, रेडियस है, ठीक है। तो ये हो गया आपका मास ऑफ अर्थ, ये क्या है, मास ऑफ अर्थ है, और ये क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ। एक मास ऑफ अर्थ है, दूसरा रेडियस ऑफ अर्थ है। सपोज दैट अर्थ के सरफेस पर कोई बॉडी रखी हुई है, छोटी सी बॉडी, स्मॉल एम। इस अर्थ के सरफेस पर एक स्मॉल एम की छोटी सी बॉडी रखी हुई है। अब न्यूटन साहब ने बताया कि इसका जो पॉइंट है और इसका जो सेंटर है, ये क्या है, इसका सेंटर है, और दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना हुआ, इस सेंटर से इस पॉइंट का डिस्टेंस कितना हो गया, कैपिटल आर हो गया, यानी इतना हो गया, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में फोर्स काम करेगा, इन दोनों के बीच में कौन सा फोर्स काम करेगा, इसी को बोलते हैं एफ ग्रेविटी, एफ ग्रेविटी बोलते हैं। यानी जिस फोर्स से अर्थ किसी पिंड को, किसी मास को, किसी पॉइंट मास को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, अपनी तरफ खींचता है, वो क्या कहलाता है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी कहलाता है। उसे क्या कहते हैं हम, फोर्स ऑफ ग्रेविटी कहते हैं। तो उसके नेचर के बारे में डिसाइड कर लें, इसका क्या, किस तरह का नेचर है, ठीक, किस तरह की प्रकृति है इस फोर्स की, वो हम पहले देख लेते हैं। तो ये जो फोर्स है इसका नेचर है ऑलवेज टुवर्ड्स द
सेंटर ऑफ द अर्थ, ये ऑलवेज टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ है, अर्थ के सेंटर की तरफ ही इसका क्या होता है, डायरेक्शन होता है। देख लीजिए इस बॉडी को अर्थ के सेंटर की तरफ ही खींचा जाता है। आप सोचते होंगे इस पॉइंट को ही मैंने क्यों लिया, अर्थ सरफेस से कांटेक्ट वाले पॉइंट को इसके साथ ही क्यों जोड़ा, यहाँ इस बॉडी के सेंटर से क्यों लिया। आप सोच के देखिए अर्थ पर रखा हुआ कितना बड़ा भी मास होगा, उसके अर्थ सरफेस से उसके सेंटर की जो दूरी होगी वो कितनी नेग्लिजिबल होगी इस डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में, इस डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में। तो इसलिए इवेंचुअली इसलिए अर्थ सरफेस के काफी हाइट पर भी कोई बॉडी रहती है, तभी एज कैलकुलेशन करने में हम क्या करते हैं, सिर्फ आर का ही ले लेते हैं, इसमें ले लेते हैं। और ये जो फॉर्मूला में होगा एफ ग्रेविटी कितना होगा, एफ ग्रेविटी हो जाएगा कैपिटल जी इंटू कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम बाय आर स्क्वायर। ठीक है, वेयर जी इज द कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन, वेयर जी इज द कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन होता है। ठीक है, जी इज द कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन होता है, वेयर जी इक्वल टू 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 क्या होगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर और केजी स्क्वायर। ये एफ जी आर का मतलब है कैपिटल जी इंटू स्मॉल एम इंटू कैपिटल एम बाय आर स्क्वायर। वेट जी क्या हो गया 6.67 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये इसको क्या कहते हैं, कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन या ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ग्रेविटेशन और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ये जो कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहते हैं। ठीक है, चलिए इसी को थोड़ा सा अगर मैं आगे बढ़ा के लिखता हूं तो इसी एफ ग्रेविटी को बोला जाता है स्मॉल एम इंटू जी, वेयर जी है आपका कितना 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और ये किसके बराबर होता है, जी बराबर होता है, इसी फॉर्मूले में देखिए कैपिटल जी इंटू कैपिटल एम बाय आर स्क्वायर। ये जो होता है कैपिटल जी इंटू कैपिटल एम बाय आर स्क्वायर, यही आपका जी के बराबर होता है, इसकी वैल्यू 9.8 होती है। और कभी कभी इसी को हम क्या करते हैं 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेते हैं। अगर सवाल कहे किताब कहे तो 9.8 को ही हम क्या करते हैं 10 मीटर पर सेकेंड 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिखते हैं। ठीक है, ये रही फोर्स की बात। आज के क्लास में इतना ही। इस क्लास के बाद आपके लिए फोर्स बताने लायक मेरे पास कुछ और नहीं है। जैसे जैसे और भी फोर्सेस का एनकाउंटर आपके सामने हम करेंगे, चैप्टर में जाने के बाद क्लासिकल मैकेनिक्स में लॉ ऑफ मोशन को जब मैं इलेबोरेट करूंगा आपके सामने लेकर के आऊँगा, जैसे जैसे कुछ नए फोर्सेस आते हैं उसके साथ मैं आपकी मुलाकात करूंगा, उसे मैं आपको इलेबोरेट करके दिखाऊंगा। आज की क्लास में इतना ही। अगर कुछ वीडियो में अच्छा लगे, पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और बेल आइकन को पुशअप करना ना भूलें। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।